हेलो, मैं सुधाकर कुमार। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में 176 बार मिला है। वैदिक सभ्यता के समय अर्थात काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता के लोगों की मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और द्वितीय व्यवसाय कृषि था। वहीं हड़प्पा सभ्यता में कृषि मुख्य व्यवसाय था और व्यापार द्वितीय व्यवसाय था। दोस्तों, वैदिक सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत वेद हुआ करता है, जिसकी रचयिता वेद व्यास और महर्षि कृष्णद्वैपायन है। वेद को 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें से पहला वेद ऋग्वेद है, जिसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो कौशिक और ऐत्रेय है। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है, जिसके ज्ञानी को अर्थात आयुर्वेद के जानकार को प्रजापति कहते हैं, जबकि ऋग्वेद के जानकार को होत्री कहा जाता है। बताते चले तो ऋग्वेद में 1028 श्लोक अर्थात शुक्ल हैं। इसमें 10 मंडल है, जिसके थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। चौथे मंडल में कृषि के बारे में बताया गया है। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है और 10वें मंडल में वर्ण विभाजन की बात कहा गया है। दूसरा वेद सामवेद है, जिसके ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद है, जिसके जानकार जिसके ज्ञानी को नारद कहा जाता है और सामवेद के जानकार ज्ञानी को उद्गाथा कहा जाता है। दोस्तों, बताते चलें तो सामवेद भारतीय संस्कृति का जनक कहा जाता है और इस वेद को पद शैली में लिखा गया है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय और शतपथ हैं। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद है, जिसके ज्ञानी विश्वामित्र हैं और यजुर्वेद के ज्ञानी अधर्यु है। यजुर्वेद को गद और पद दोनों में लिखा गया है और यज्ञ की विधियां की चर्चा यजुर्वेद में ही है। अथर्ववेद, जिसके ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद है, जिसके ज्ञानी विश्वकर्मा और अथर्ववेद के ज्ञानी ब्रह्मा है। दोस्तों, अथर्ववेद नवीनतम वेद है, जिसमें तंत्र मंत्र जादू टोना का जिक्र है। संहिता 4 वेदों के समूह को संहिता बोलते हैं और वहीं प्रथम 3 वेदों के समूह को वेदात्रयी बोलते हैं। वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है। टोटल उपनिषद 108 है, जिसमें प्रमुख उपनिषद की बात करें तो ऋग्वेद में ऐत्रेय उपनिषद है, सामवेद में छांदोग्य उपनिषद है, यजुर्वेद में बृहदारण्यक उपनिषद और कठोपनिषद है। दोस्तों, वहीं अथर्ववेद में मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद है। उपनिषद को ही वेदांत भी कहा जाता है, लेकिन वेदांग अलग है। वेदांग में कम शब्दों में ही वेदों के अधिक तथ्यों की बात रखने का प्रयास किया जाता है वेदांग में, लेकिन वेदांत उपनिषद को ही कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों को सरल रूप में व्याख्या किया गया है। महाकाव्य के अंतर्गत रामायण और महाभारत को रखा गया है। रामायण में पहले 6000 श्लोक थे, फिर 12000 हुए, फिर 24000 हो गए। वहीं महाभारत में
फर्स्ट टाइम 6000 श्लोक थे और उस समय महाभारत को जय संहिता कहा जाता था। फिर श्लोक बढ़कर के 24,000 हो गए और इस समय महाभारत भारत कहलाने लगा। कुछ समय बाद महाभारत में श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई और इस समय महाभारत कहलाने लगा। दोस्तों, आर्यों का आगमन। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे, जो सर्वाधिक सर्वमान्य सिद्धांत है। इसका प्रमाण 2 को दिया गया है। पहला कि मध्य एशिया तथा भारतीयों के जो कंकाल है उसमें समानता देखने को मिलता है और मध्य एशिया में ही 1400 BC का बोंगज कोई अभिलेख मिला है, जिसमें वैदिक सभ्यता के 4 देवताओं का जिक्र मिला है। दोस्तों, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्यों के विस्तार का क्या कारण था? तो इनके समय रथ खींचने के लिए तेज गति वाले घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। आर्यों के हथियार लोहे का बना होता था और युद्ध में ये कवच का प्रयोग करते थे, जिससे वह अजय हुआ करते थे। वे राष्ट्र के प्रति समर्पित थे और एकता के साथ आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों, आर्यों की भौगोलिक स्थिति बात करें ऋग्वेद के अनुसार, तो ये हिमालय और अरावली जैसे पर्वतों से परिचित थे। हिमालय के 2 चोटियों हेमवंत और मुंजवंत से भी ये परिचित थे। इस समय मरुस्थल को धर्म कहा जाता था और ये मनुस्थल से भी परिचित थे। ये 21 नदियों से परिचित थे, जिसमें प्रमुख नदी सिंधु थी और पवित्र नदी सरस्वती थी। सरस्वती का अन्य नाम नदीतमा, मदेतमा और देवीतमा है। ये सप्त सैंधव प्रदेश से परिचित थे। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र। उनमें से झेलम, चेनाब, सतलज, रावी, ब्यास, सिंध और घग्गर आते हैं। आर्यों की सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो इस समय समाज 4 वर्णों में विभाजित था। वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है और इस समय का जो समाज था वह पितृसत्तात्मक था। दोस्तों, आर्य काल में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो स्थिति अच्छी थी। अच्छी प्रथा थी, जैसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, पैतृक संपत्ति में अधिकार, विधवा पुनर्विवाह, उपनयन संस्कार और नियोग प्रथा थी। इस समय कुप्रथा नहीं थी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियां नहीं थी। महिलाएं विदत और सभा में भाग लेती थी। बताते चलें तो समिति में महिलाएं भाग नहीं लिया करती थी, लेकिन विदत और सभा में भाग लेती थी, जो कि एक राजनीतिक संस्था था। दोस्तों, इस काल में प्रमुख महिलाएं थी, जिसका नाम लोपामुद्रा, विश्वपारा, अपाला आदि है। आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन है। 10वें मंडल में और देश को 5 इकाइयों में विभाजित किया गया था, जिसमें से पहला राष्ट्र, उसके बाद जन, 20 ग्राम और कुल हुआ करता था। राष्ट्र के प्रमुख राजन हुआ करते थे, जन के प्रमुख जनपति, 20 के प्रमुख बीसपति, ग्राम के प्रमुख ग्रामणी और कुल के प्रमुख कुलप थे। दोस्तों, राजा का चुनाव होता था। दोस्तों, और इनका चुनाव सभा और समिति नामक 2 परिषदें मिलकर के करती थी। बताते चले तो इस समय 4 परिषदें होती थी। ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति, विदत और गण। गण यह एक सेना की इकाई थी। 2 अन्य इकाइयां भी थी
सेना का, जिसका नाम है शर्त और व्रत। राजा के दरबार में मंत्री परिषद हुआ करता था, जिसे उस समय रत्नी कहा जाता था, और रत्नी में रत्नियों की संख्या 12 हुआ करती थी। आर्यों की आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो इसके मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और द्वितीय व्यवसाय कृषि था। लौह युगीन सभ्यता थी। प्रिय पशु गाय था, जिसे अघन्य और गविष्टिक का सम्मान दिया गया। अघन्या का मतलब होता है न मारने योग्य, और गविष्टि का मतलब होता है गायों की रक्षा करना। पन्नी, सीमित व्यापारियों के समूह को पन्नी कहा गया, और ब्याज पर सूद देने वाले व्यक्ति को बेकनाट कहा गया। और दोस्तों, इस समय स्वेच्छा पर कर दिया जाता था। न्यायिक प्रणाली, दो वर्गों के बीच हुए विवाद का निपटारा करने के लिए, सुलझाने के लिए व्यक्ति को मध्यमसी कहा जाता था। वहीं प्रश्न विनाक न्यायाधीश को कहा जाता था। दोस्तों, इस समय के कुछ महत्वपूर्ण शब्द: हल को लांगल कहा जाता था। उर्दर, जो कि अनाज मापने वाला पात्र है। अवध, कुआं को कहा जाता था। सीता, हल से बनी नालियों को कहा जाता था सीता। और खेती योग्य भूमि को कहा जाता था दोस्तों उर्वरा। इस काल में भूमि पर सामूहिक अधिकार था। कहने का मतलब पर्सनल अधिकार नहीं था भूमि पर। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि से संबंधित जानकारी दिया गया है। इनकी धार्मिक व्यवस्था ईश्वर की प्रकृतिवादी अवधारणा पर निहित है, आधारित है। इस ईश्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात आकाश के देवता के रूप में सूर्य, वरुण, मित्र और आशीवन आते थे। अंतरिक्ष के देवता के रूप में इंद्र, रुद्र, मारुत और वायु आया करते थे। वहीं पृथ्वी के देवता के रूप में पृथ्वी, सोम, अग्नि आया करते थे। जय हिंद, जय भारत।